एक दिन की बात है, रात के 10 बज रहे थे। एक नर्स आई और बोली, क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? तो रिया बोली, हाँ मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे घर भेज दो। कहती है ठीक है, मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो रिया कहती है ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। तो कहने लगती आओ मेरे साथ। उसके बाद रिया जाती है उस नर्स के साथ एक डॉक्टर के केबिन में। उसके बाद डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब ये रिया नाम की लड़की है, ये अपने घर जाना चाहती है। कहती है ठीक है, क्या दिक्कत है? तो उससे हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद कहते हैं तुम पागल खाने में आई हो, तुम्हारी इलाज चल रहा है, क्या तुम ठीक हो चुके हो? तो रिया कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, एकदम सही हूँ। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर कहता है अच्छा तुम बैठो, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद जो नर्स होती है और डॉक्टर जो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद 10 मिनट बाद फिर डॉक्टर आता है, अंदर से सिटकनी बंद कर देता है। सिटकनी बंद करने के बाद रिया कहने लगती है डॉक्टर साहब आपने सिटकनी क्यों बंद की? तो कहने लगा कि जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी तभी तुम यहाँ से निकल पाओगी, वरना यहाँ से नहीं जा पाओगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जहाँ होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को वीडियो से शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी आप लोग सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। और चलिए सुनाते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम रिया होता है। वह बीए फाइनल कर चुकी होती है और उसके माता पिता कहते हैं बेटी अब तुम शादी के लायक हो गई हो और अब शादी तुम्हारी कर देते हैं। तो रिया कहती है नहीं माँ, मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे अपना नाम रोशन करना है, मैं पढ़ लिख करके एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहती हूँ, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लेकिन रिया के माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटी, ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, क्या पता हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जीते जी हम तुम्हारा हाथ पीले कर देते तो बहुत अच्छा होता। तो रिया कहती है ठीक है माँ, अगर आप लोग नहीं मानती हो तो कर दीजिए मेरी शादी। तो दोस्तों एक अच्छा सा लड़का ढूंढती हैं उसके माता पिता और उनकी शादी धूमधाम से कर देते हैं। दोस्तों रिया अपने ससुराल जाती है। उनके पति का नाम विवेक होता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है, रिया भी सुंदर होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और जब शादी हो जाती है अच्छे से विदाई उदाई सब कुछ हो जाती है। दोस्तों जब रात को जो सुहाग रात का समय होता है, रात को जब लड़का लड़की जाते हैं उसके तुरंत फ़ोन आता है विवेक को, विवेक मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ और मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, क्या तुम मुझे लेने नहीं आओगे? तो विवेक कहता है अरे यार क्यों नहीं आऊँगा, मैं तुरंत अभी आ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों वह अपनी पत्नी से कहता है कि यह मेरे बचपन का दोस्त है और मेरी शादी में नहीं आ पाया और शादी तो हो चुकी है लेकिन वह मुझे गिफ्ट देने आ रहा है, मैं उसे जा रहा हूँ लेकर आ रहा हूँ। तो रिया कहने लगती है कि अभी अभी तो आप आए हैं फिर चले जाएं। कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं यूँ गया और यूँ आया और मैं तुम्हारा गिफ्ट भी लेना भूल गया हूँ, जा रहा हूँ गिफ्ट भी ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों विवेक बाइक उठाता है और चला जाता है। जाने के बाद अब इधर रिया इंतज़ार करती रहती है। बैठे बैठे 1 घंटा बीत जाता है, वो नहीं आती है। उसके बाद वह जाती है, कहती है कि दुल्हन का सेट है, लाओ मैं इसे उतार कर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और अलमारी खोलती हैं तो उसमें से एक सादा सा सूट और सलवार निकालती हैं और पहन लेती हैं। पहन करके बैठी होती हैं। उसके कुछ ही समय बाद नीचे रोने की आवाज़ आती है और रिया कुछ समझ नहीं पाती है कि अभी यह हंसता खेलता माहौल
कैसे रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो उनकी ननद, रिया की जो ननद होती है, वह रोती रोती जाती है, कहती हैं कि भाभी सब कुछ बर्बाद हो गया। अब रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो गया। उसके बाद रिया की ननद कहती है कि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहें। अब तो रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी कुछ हुआ भी नहीं, इतनी जल्दी क्या हो गया। तो दोस्तों उसके बाद रिया की ननद रिया को लेकर नीचे उतरती है, सीढ़ी से देखती है, वहाँ पर रिया की सास, ससुर और जेठ सब रो रहे हैं। सबका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उसके बाद रिया भी जाती है, देखती है तो एक सफ़ेद चादर में एक लिपटा हुआ लाश पड़ी होती है। रिया को कुछ समझ में नहीं आता है वह करे तो क्या करे। उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि अब जो भगवान को मंजूर था वही हुआ, अब क्या करोगे, होने को कोई टाल नहीं सकता। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं। संस्कार करने के बाद उसके रिया के घर वाले भी आते हैं, सब लोग रो रो कर बुरा हाल होता है। कहते हैं कि अभी हमारी बेटी की जो है कुछ हुआ भी नहीं, केवल शादी मांग में सिंदूर डाला गया और कुछ हुआ भी नहीं और ये हो गया। उसके बाद दोस्तों 2-4 दिन बीतता है, उसके घर वाले भी चले जाते हैं। उसके बाद रिया वहीं पर रहती है और रिया की सास कहती है कि अब ये हमारी बहू हो चाहे बेटी हो, इस घर में ही रहेगी, मैं इस घर से उसे जाने नहीं दूंगी। मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, लेकिन हमारी बहू, हमारी बेटी यहीं पर रहेगी। अब दोस्तों वह रहती है। उसके बाद 2-4 दिन और बीतता है। बीतने के बाद उसे मालूम दे रहा है कि जैसे कुछ हो गया है, जैसे पागल टाइप की हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आती है, बड़बड़ाने लगती है, चिल्लाने लगती है, न जाने उसको क्या हो जाता है। रिया को कुछ समझ में नहीं आता है। उसे ले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास एडमिट करते हैं। उसके बाद जब रिया को होश आता है तो पता चलता है कि वह हॉस्पिटल में है। उसके बाद रिया कहती है, अरे मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कौन लाया। तो वहाँ की जो नर्सें थी कहने लगी कि अरे तुम तो पागल हो गई थी, ये पागल खाना है, तुम पागल खाने आई हो। तो रिया कहने लगती है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो सही सलामत हूँ, कौन कहता है मैं पागल हूँ। तो सभी नर्सें कहने लगती हैं कि तुम पागलों जैसी हरकत कर रही थी, तुम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तुम सारा सामान फेंक रही थी, इसलिए तुम्हें तुम्हारे घर वाले यहाँ भर्ती करके चले गए हैं। उसके बाद दोस्तों वह कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो जो नर्सें होती हैं कहती हैं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी तब तक यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन वह रिया कहती है मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे आखिर हुआ क्या है। उसके बाद कहती है कि नर्स कहती है कि ठीक है 2-4 दिन लगेगा, तुम ठीक हो जाओगी तो आप अपने घर चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कहती है ठीक है। एक दिन की बात है, रात के 10 बज रहे थे। एक नर्स आई और बोली क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो। तो रिया बोली हाँ मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे घर भेज दो। कहती है ठीक है, मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो रिया कहती है ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। तो कहने लगती आओ मेरे साथ। उसके बाद रिया जाती है उस नर्स के साथ एक डॉक्टर के केबिन में। उसके बाद डॉक्टर साहब से कहती है डॉक्टर साहब ये रिया नाम की लड़की है, ये अपने घर जाना चाहती है। कहती है ठीक है, क्या दिक्कत है। तो उससे हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद कहते हैं तुम पागल खाने में आई हो, तुम्हारी इलाज चल रहा है, क्या तुम ठीक हो चुके हो। तो रिया कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, एकदम सही हूँ। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर कहता है अच्छा तुम बैठो, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद
जो नर्स होती है और डॉक्टर जो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद 10 मिनट बाद फिर डॉक्टर आता है, अंदर से सिटकनी बंद कर देता है। सिटकनी बंद करने के बाद रिया कहने लगती है, डॉक्टर साहब आपने सिटकनी क्यों बंद की? तो कहने लगा कि जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी तभी तुम यहाँ से निकल पाओगी, वरना यहाँ से नहीं जा पाओगी। अब बेचारी वह अबला नारी करे तो क्या करे, अब उसे जाना भी था, लेकिन कहने लगी नहीं, मैं आपके साथ कुछ गंदी हरकत नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालता है और उसे लगा देता है। लगाने के बाद वह अपना आपा खो जाती है, एकदम बेहोश हो जाती है, सुस्त हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद फिर वह रिया अपने बेड पर चली जाती है। उसको इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि वह कुछ बोल नहीं पाती है, किसी से कुछ कह नहीं पाती है, एकदम वीकनेस हो जाता है कि वह अपने बेड से उठ नहीं पाती थी। इसी तरह से वो डॉक्टर ऐसी हरकतें करता रहता था। लेकिन रिया बहुत मजबूर हो गई थी, अब करे तो क्या करे। अब उसे पागल घोषित कर दिया गया था, वह एकदम पागल हो चुकी थी और वह डॉक्टर उसके साथ मनमानी करता रहता था। एक दिन की बात है, वह रिया सोची कि मुझे यहीं दलदल से निकलना है, इस पागल खाने से मैं भागना चाहती हूँ, लेकिन कोई मेरा सहायता करने वाला नहीं है, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है, मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। लेकिन वह एक तरकीब सोचती है। रात के 12 बजे सभी मरीज़ सो रहे होते हैं, बाहर गार्ड भी बैठा होता है, लेकिन उसकी भी नींद लग रही थी और वह चोरी चोरी धीरे धीरे भाग जाती है। भागते 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 उसको लगभग 3 बज जाते हैं रात के, और एक होटल होता है, होटल भी बंद हो जाता है और होटल के पास वहीं पर सो जाती है। एकदम थकी रहती है, भागते भागते एकदम थक जाती है, वहीं सो जाती है। जब सुबह होता है 6 बज जाता है, सभी लोग आना जाना शुरू कर देते हैं। होटल के जो मालिक होते हैं वो भी आते हैं, उस लड़की को देखते हैं तो कहते हैं, लड़की तुम यहाँ से चली जाओ। वो होटल का मालिक सोचता है ये कोई भिखारी होगी, यहाँ आके सो गई होगी। तो रिया कहती है, साहब मुझे खाना दे दो, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाई हूँ, मुझे भूख लगी है। तो होटल के मालिक उसे खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद कहते हैं, तुम यहाँ से अब चली जाओ। अब वह रिया वहाँ से जाती है, कहती है मैं सीधा अपने घर जाऊँगी, लेकिन वह चल नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे 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 जाती है अपने घर। वहाँ देखती है तो ताला लगा होता है और अपना हुलिया ऐसा बना लेती है कि उसे कोई पहचान नहीं पाता कि यह वही रिया है या कोई और है। वहाँ जाती है तो देखती है ताला लगा होता है। वह शाम तक इंतज़ार करती रहती है, कहती है कि हो सकता है कहीं गए होंगे, शाम तक तो ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन शाम हो जाती है, कोई नहीं आता। अगल बगल से पूछती है कि इस घर में ताला क्यों लगा है, ये लोग कहाँ चले गए हैं। तो बताते हैं कि ये लोग कहीं और जाकर के शिफ्ट हो गए हैं। जब से इनकी बेटी पागल हो गई है, पागल खाने में भर्ती हो गई है, तब से ये लोग भी यहाँ से जा चुके हैं। वह सोचती है कि इन लोगों को भी पता हो गया था, इसलिए ये लोग ही चले गए। उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है, फिर वह रिया वही होटल पे आती है और होटल पे आने के बाद कहती है, साहब मुझे खाना दे दीजिए, मैं यहीं सो जाऊंगी, आपके जो कस्टमर आएंगे मैं उन लोगों को कोई तंग नहीं करूंगी, प्लीज़। होटल का मालिक बहुत दयालु होता है, वो उसे खाना देता है। खाना देने के बाद वह खाती है और वहीं सो जाती है। सोने के बाद उसके बाद जैसे ही उसकी नींद लगती है, नींद लगती तो नहीं क्योंकि उस दिन थकी नहीं होती है, और रात के 12 बजता है, जैसे मालूम पड़ता है कि उसके पीठ पर कोई हाथ रख दिया हो। वह चौंक जाती है और देखती है तो एक जैसे लगभग 50-60 साल का आदमी होता है, फटा कपड़ा होता है और दाढ़ी मूछें सब पकी होती हैं। पकी होने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ,
तो रिया कहती है कि तुम हमारी मदद क्या करोगे, और मैं तो इतनी बेबस और लाचार हो चुकी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन वह आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। तो रिया सोचने लगती है कि सबसे ज़्यादा बुरा मेरे साथ तो खुद ही बुरा हो चुका है, और इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, और ये भिखारी मेरे साथ करेगा तो क्या करेगा। चलिए अच्छा, इसकी बात ही सुन लेती हूँ क्या कहना चाहता है। तो रिया कहती है बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहता है कि मैं तो खुद बर्बाद हो चुकी हूँ, तुम मुझे शादी करके और बर्बाद हो जाओगे। बोला कि नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, अगर मंजूर हो तो बोलो। तो रिया कहती है ठीक है चलो। लेकिन वह डर भी जाती है कि यह भिखारी हो सकता है मुझे ले जाकर कहीं बेच दे या कुछ और करे। लेकिन फिर हिम्मत बनाती है, बनाने के बाद कहती है चलो, आखिर अब क्या ही करेगा, देखती हूँ। उसके बाद ले जाता है एक आलीशान बंगले में, वहाँ पर दरवाज़ा खोलता है, वहाँ का नज़ारा देखती हूँ तो खुश हो जाता है। रिया कहती है ये भिखारी का घर है या किसी अमीर का घर है। जब देखती है रिया तो सब कुछ बदला बदला सा होता है। उसके बाद बाकायदा सुंदर आलीशान महल होता है, सब पेंट किया होता है, नीचे टाइल्स लगी होती हैं, हर चीज़ एकदम अमीरों वाला होता है। उसके बाद जब पीछे मुड़कर देखती है तो वह आदमी अपना दाढ़ी मूछें निकाल रहा होता है। वह दाढ़ी मूछें सब नकली लगाया होता है। उसके बाद निकालने लगता है। निकालने के बाद जब अपने असली रूप में आता है तो वह पहचान जाती है। कहती है तो ये तो विवेक है। कहती है तुम विवेक हो? बोला हाँ मैं वही विवेक हूँ। तो रोने लगती है। रोने के बाद कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, तुम तो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन कैसे तुम वापस आ गए। तो विवेक कहने लगा रो मत, मैं सारी बात बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनो, खाना खाओ, खाना खाने के बाद तभी मैं सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तब विवेक अपना कहानी बताना शुरू कर देता है। कहता है कि जिस दिन हमारी सुहाग रात थी उस दिन कॉल आया था मेरे दोस्त का, लेकिन मेरे दोस्त का वो फ़ोन नहीं था। किसी ने मेरे साथ धोखा किया था और बोला कि आओ मैं एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, आओ मुझे लेने नहीं आओगे। उसके बाद जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त कहने लगा अरे यार तुम पागल हो गए हो, तुम अपने सुहाग रात में मुझे लेने आए हो, मैंने कब फ़ोन किया तुम्हें। बोला अभी अभी तो फ़ोन किए हो, अब तो मैं तुम्हें लेने आ गया, तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, तो इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैंने कब फ़ोन किया। तो जो विवेक के दोस्त होते हैं कहते हैं यार तुम पागल हो गए हो, ज़रा नंबर तो चेक करो। जब नंबर चेक करता है तो नंबर दूसरा होता है। जब नंबर दूसरा होता है तो कहता है कि उसके बाद ही वह गाड़ी लेकर तुरंत जब घर आने लगता है तो पीछे से किसी ने उस गाड़ी पर टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ, मुझे बहुत चोट आती है, और चोट आने के बाद मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर मेरा इलाज चलता है, मुझे होश नहीं होता है। उसके बाद जब मुझे होश आता है तो कहते हैं कि विवेक अब तुम ठीक हो। तो कहते लगते हैं कि ये मुझे कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने सारी बात उसके बताई। कहने लगी जो तुम्हारी सौतेली माँ है वो तुम्हें मारने के लिए मुझे पैसे दी थी, बोली थी कि तुम विवेक को मार डालो, विवेक के नाम जो सारा प्रॉपर्टी है वो सब हमारे नाम हो जाएगी, हमारे एक बेटा एक बेटी है उनके नाम हो जाएगी। क्योंकि विवेक के जो पिता थे उनकी जो बीवी मर चुकी थी, इसलिए वो दूसरी शादी किए थे और सारी प्रॉपर्टी विवेक के नाम कर दिए थे।
और वो दोनों लड़कियां, जो लड़का और लड़की थी, लेके आई थी, इसलिए उन लोगों को कोई प्रॉपर्टी नहीं दी थी। और विवेक की जो सौतेली माँ थी वह विवेक को मरवाना चाहती थी, लेकिन ऐसा ढोंग रची कि डॉक्टर को पैसा दे करके कहे कि इनको जहर का इंजेक्शन दे के मरवा डालो। लेकिन फैमिली डॉक्टर हमारे पिताजी के बहुत ही पक्के दोस्त थे, इसलिए मुझे सारी बात बताएं। बोले बेटा तुम किसी से ये बात मत बताना। और वो जो डॉक्टर थे किसी और का लाश हमारे घर भिजवा दिए और हमको अपने घर में ही रखें। बोले कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद मेरी माँ मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटी के नाम करवा ली और मुझे सोच ली कि अब विवेक मर चुका है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर झूठा बहाना बनाकर कि हमारी बहू हमारी बेटी यहीं पर रहेगी, और वह भी तुम्हें पागल खाने में वहाँ पैसे दे करके पागल बनाना चाहती थी, ताकि तुम पागल हो जाओ और यहीं पर ज़िंदगी भर सड़ती रहो। मैं तुम्हें बहुत खोजने की कोशिश की, बहुत खोजा, लेकिन तुम मिली नहीं। लेकिन मैं सोचा कि शायद तुम एक न एक दिन अपने मायके ज़रूर जाओगी, और मायके मैं तुम्हारे इंतज़ार करता रहा। एक दिन मैंने देखा कि तुम एकदम बिखरी हुई भिखारियों की तरह पहुंची हो। मैं सोचा कि हो सकता है ये रिया ही हो सकती है। जब मैं देखा तुम किसी से पूछने लगी कि ये ताला जो लगा है इस मकान के लोग कहाँ गए, तो वो लोग बताने लगे कि ये लोग घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तब मैं तुम्हारा पीछा करते करते उस होटल के पास आया, ताकि तुम्हारी मैं मदद कर सकूं, तुम्हारा कोई और कुछ नुकसान ना कर सके। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे उस होटल तक आया और रात का इंतज़ार करने लगा, ताकि मैं रात को तुम्हारा हेल्प कर सकूं, कोई मुझे देख ना सके। हमको मारने के लिए बहुत ही षड्यंत्र रचा गया, तुमको भी मारने के लिए बहुत षड्यंत्र रचा गया। इस तरह से वो फैमिली डॉक्टर थे जो मुझे बचाए, और हमारा तुम्हारा मिलन फिर से हुआ। और हमारे पिताजी एक आलीशान बंगला और बनवाए हैं, जिसका पता हमारी मम्मी को नहीं है, वो सिर्फ हमको पता है। वहाँ पर पहले हम जाते थे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करते थे। और ये जो महल है ये मेरे दोस्त का महल है। मैं जो इसमें लाया हूँ मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। उसके बाद जैसे ही सुबह होता है हम लोग अपने महल में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।